अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पहले पार्ट में बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और क्या पाकिस्तान टीम अब बुध को होने वाले तीसरे T20 को जीतकर सीरीज में वापसी कर सकती है। न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर से पाकिस्तान के लिए कुछ इत्मीनान की खबर यह है कि केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के कप्तान, इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो देखते हैं कि उनके बाहर होने का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफायर में अपना पहला मैच रात को खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ। तो हॉकी के हवाले सेगमेंट करेंगे और फिर ओलंपिक क्वालिफायर यहाँ तो हॉकी के चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की शूटिंग टीम ने जी ज्वाइन किया है पेरिस ओलंपिक्स में। तो कशमाला तलत हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के हवाले से। लेकिन पहले आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइन। तो जनाब, पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्लानिंग वही थी अगेन कप्तान की, मैनेजमेंट की, कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग, लेकिन एक मरतबा फिर बेहतर बॉलिंग डिस्प्ले था, लेकिन फिर भी 200 के लगभग रन बन गए। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग में वही प्रॉब्लम कि पहले 10 ओवर में हम मैच में होते हैं, लेकिन आखिरी 10 ओवर में मैच को फिनिश नहीं कर पाते। इमरान सिद्दीकी से बात करते हैं कुछ देर में, शायद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इमरान, ठीक है, हमने पहले भी बात की थी कि चूंकि वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत मैचेस बाकी, तो पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हमारी स्ट्रेंथ जो टॉप ऑर्डर है वो तो जूं का तू है, यानी रिजवान बाबर में से कोई रन्स करता है या फ़खर में से, लेकिन इसके अलावा जो रन्स चाहिए, यानी कि इफ्तिखार से, आमिर जमाल से भी ये एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर इसी तरह आजम खान से भी। अब तक दोनों मैचेस में रन्स नहीं मिले, तो वो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान टीम में नज़र आ रहा है। या तो फिर टॉप ऑर्डर पूरा मैच फिनिश करे, जो बहुत कम होता है T20 में, या फिर इनमें से किसी को स्टेप इन करना पड़ेगा। बिकॉज 2 मैचों की नाकामी के बाद ये भी याद रखिए कि वर्ल्ड कप में भी नाकामियाँ, एशिया कप में भी नाकामियाँ। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज में अच्छा खेले, लेकिन वहाँ भी 3-0 हुआ। शिकस्तों से निकल नहीं पा रही है टीम। देखें, बैटिंग पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया पे भी, टीवी चैनल्स पे भी, लेकिन जो मेन कंसर्न है बॉलिंग, मुझे लगता है कि आपने 40 ओवर में, जो कि अभी 2 T20 में हो, उसमें 420 रन खाए हैं आपने। बिल्कुल 400, यानी पर मैच आप 210 रन खा रहे हो। इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग में मिस्टेक है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो मुझे जो लगती है वो ये कि हारिस रऊफ को आप न्यू बॉल करा रहे हैं। पहले मैच में उन्होंने 27-28 रन दिए 2 ओवर में, कल के मैच में 2 ओवर में 30 रन दिए उन्होंने। बिल्कुल आखिरी विकेट लेते हैं 18-19 ओवर के बाद। कल के मैच में 2 ओवर में 30 रन दिए उन्होंने। वो आपने देखा है बाबर आजम की कैप्टनसी में, उससे पहले वो मिडल ओवर्स में आके गेंदें करते थे। वो न्यू बॉल के बॉलर नहीं, आपके पास और फास्ट बॉलर मौजूद हैं जिनसे आप न्यू गेंद से करा सकते हैं। लेकिन हारिस रऊफ को बार बार, वर्ल्ड कप में भी ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। 2-3 मैच, 4 मैचेस में उन्होंने कराई, बुरी तरह से नाकाम हुए। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। बैटिंग में बिल्कुल देखें, फ़खर और बाबर ने तो तकरीबन अपना काम कर दिया था, लेकिन अगर वहाँ पर कोई खड़ा होता तो मेरे ख्याल है बाबर फिर मैच फिनिश करके जाके। जो प्रॉब्लम है पावर हिटर्स का, ये भी नया नहीं है। सिवाय आसिफ अली ने चंद जो मैचेस फिनिश किए, अफगानिस्तान वाला और एक उन्होंने याद है उसी वर्ल्ड कप में शुएब मलिक के साथ मैच 50 में से 2 जी, तो उसके अलावा कोई एक मैच जो है ना वो लोअर ऑर्डर फिनिश नहीं किया। या तो रिजवान बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप आपको रन चेस करवाती है, या इनमें से कोई एक लंबा जाता है और वो किसी के साथ मैच फिनिश करता है। और ये प्रॉब्लम तकरीबन 3 साल से हमारे साथ है। खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली और अब ये आजम खान, इफ्तिखार, इनमें से कोई भी अब तक टीम में सेट नहीं हुआ। देखिए, आजम खान के जो 2 फेलियर्स अभी आए हैं, उसने इफ्तिखार की नाकामियों को छुपा दिया, और वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ। इफ्तिखार को बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, सीनियर प्लेयर हैं वो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं उनको, कंटिन्यू खेले जा रहे हैं। मतलब फेलियर के बाद आप देखें ना, आजम खान पे 2 फेलियर के बाद उंगलियां उठ रही हैं, या और भी कोई प्लेयर होता है तो 3-4 फेलियर के बाद उन पर उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन 7 मैचेस उनके टोटल हो गए इमरान के भी। 6 इनिंग्स हैं, 7 मैचेस हैं, 19 रन हैं उनके। बिल्कुल, लेकिन इफ्तिखार अहमद इतने मैचेस खेल चुके हैं, तो अब उनको अपनी सीनियरिटी का और अपनी जो कैलिबर है उसका थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। मैचेस उनको फिनिश करके देने चाहिए, क्योंकि जो उन पे इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने, उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस दिया, बैटिंग में भी कॉन्फिडेंस दिया, ऊपर भी कभी कभी बैटिंग करने आ जाते हैं। लेकिन वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पाकिस्तान सुपर लीग में इफ्तिखार अहमद नज़र आते हैं, जो KPK के लिए मैचेस वो फिनिश करते हैं, जो अपनी टीमों कोयटा के लिए या दीगर टीमों से जो खेले उनके लिए फिनिश करते हैं, वो हमें नेशनल टीम में नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल है कि टॉप ऑर्डर अभी थोड़ा हमें बेहतर नज़र आ रहा है, खुसूसन बाबर आजम की फॉर्म वापस आने के बाद। और फ़खर जमान ने चौथे पे रन कर दी, ये भी एक अच्छा शगुन है कि हम थोड़ा सा कंसर्निंग थे कि यार फ़खर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी आकर 50 कर दी। तो मेरा ख्याल है कि 5वां 6ठा नंबर अगर सेटल डाउन हो जाए वर्ल्ड कप से पहले तो फिर हमारी टीम अच्छी बन सकती है। ठीक है, पैकेज अगर कोई है तो उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। और शायद हाशमी साहब को लेते हैं तो उनसे पूछेंगे कि फिर हमें पैनिक बटन लगे या थोड़ा इंतजार कर लें। लेकिन इमरान, पैकेज जो है वो कल के मैच के हवाले से पहले आपको दिखा देते हैं। झलकियां जरा आप देख लीजिए। पाकिस्तान को शिकस्त जरूर हुई, लेकिन अच्छा मैच हुआ, क्लोज मैच था। जो कि पाकिस्तान का पिछला मैच तो खैर 227 रन से, यहाँ बॉलिंग निस्बतन बेहतर थी, लेकिन प्रॉब्लम वही है
कि हमारा जो लोअर ऑर्डर है मैच को फिनिश नहीं कर सकता। विलियमसन की इंजरी यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड का धचका हो सकती है, बिकॉज कैप्टन बहुत शानदार हैं और फील्ड प्लेसिंग टैक्टिक्स बहुत शानदार करते हैं। लेकिन शायद आशमी साहब को भी पुरान में खुशामदीद कहते हैं। शायद भाई अब 2 मैचों में नाकामी हो गया, प्रॉब्लम निस्बतन वही है जो पहले था, थोड़ी कमी बेशी है कि मैच फिनिश नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो लोअर ऑर्डर के अंदर जो भी चॉइसेस थी, चाहे वो हैदर अली थे, इफ्तिखार थे, खुशदिल शाह हैं और अब आजम खान हैं, कोई ऐसा स्पार्कलिंग मैच फिनिशर नहीं है। रिजवान बाबर फखर ऊपर तो रन्स करते हैं, लेकिन नीचे सर जब तक मुझे लगता है एलिमेंट नहीं होगा मैच फिनिशिंग का, और फिर आपकी बॉलिंग भी 200 रन खा ले, या तो 170-80 हो तो शायद, तो कंबाइंड फेलियर है सर। देखिए गफार, T20 मैचों में तो अब रन बनते हैं, 180 प्लस रन बड़े आम से नॉर्मल चीजें हैं कि 180 रन बनते हैं। और न्यूजीलैंड के ग्राउंड छोटे हैं, उस हवाले से तो और भी रन बनते हैं। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल कबल एक मैच खेला था डनीडन में, उसमें 214 217 बन गए थे न्यूजीलैंड ने, और न्यूजीलैंड ने वो मैच 12-15 रन के करीब से जीत लिया था। तो रन्स तो बनते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग ने कल जो दूसरा मैच था उसमें एक चीज अच्छी की कि आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 41 रन बने और 5 विकेटें ली, जिसमें एक ही ओवर में हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली थी। तो 194 इतना बड़ा स्कोर नहीं था, और उसको चेस करना चाहिए था। जब 89 की पार्टनरशिप हुई थी बाबर और फखर जमान के दरमियान, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन मिडिल ओवर्स और मिडिल ऑर्डर, ये दोनों परेशानियां हैं पाकिस्तान के लिए, और अभी से नहीं, काफी अर्से। ठीक है, शायद भी क्या लगता है फिर तीसरे मैच में जाहिर बात है सीरीज भी बचानी है अब, और ठीक है वर्ल्ड कप से पहले भी हमारे पास बहुत सारे मैचेस हैं कि कोई टीम नहीं जाती कि वो 5 में से पहले 3 मैच हार जाए। तो आपको लगता है कि अब हम कोई चेंज की तरफ बढ़े? और फिर प्रॉब्लम ये भी है कि हमने बहुत ज़्यादा ओपनर सेलेक्ट किए हैं, गो के फखर जमान नीचे सेट तो हो गए हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर में ये 2 ही ऑप्शन है अब, या तो फिर साहिबजादा फरहान या हसीब को, या क्या आपको क्या सोल्यूशन क्या नजर आता है आपको इसका? नहीं, आपने कॉम्बिनेशन तो बहुत सारी ट्राई कर ली है, और आपने बहुत सारे जो नाम लिए हैदर अली समेत, उसमें आसिफ अली का नाम, बिल्कुल आसिफ अली को भी बड़े चांस मिले। तो अभी 2 मैच मिले आजम को, नहीं लगता कि आगे उनको मैनेजमेंट चांस देने पर राजी होगी या नहीं होगी, ये नहीं पता। तो आप ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन आपका मिडिल का ही प्रॉब्लम है। अब आप अगर साहबजादा फरहान को लाएंगे तो पहले 4 नंबरों पे तो उनको बैटिंग नहीं मिलेगी। अगर उन्हें 5वें नंबर पे बैटिंग मिलेगी तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी कि वो ओपनर है और वो 5वें नंबर पर आए। जब अगर उन्हें 17वें 16वें ओवर में बैटिंग मिलेगी तो वो जाहिर है कुछ खास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अच्छा प्लेयर वही होता है कि जिसको जिस स्पॉट पे जगह मिले वो वहां जाके रन्स करे। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है मेरे हिसाब से। ये सीरीज और फिर आने वाली जो अगली सीरीज अप्रैल में न्यूजीलैंड यहाँ आएगी, आप ट्राई आउट कर लें अपने सारे प्लेयर्स, लेकिन हमारी कौम, हमारा मीडिया, हमारे फैंस बेसब्रे बहुत हैं। वो अगर पाकिस्तान हारेगी तो छोड़ेंगे नहीं। सर एशिया कप, वर्ल्ड कप, और चूंकि अवाम यहाँ है नहीं तो मैं उनकी थोड़ी नुमाइंदगी कर लेता हूँ शायद भाई, कि आखिरी 12 में से 2 मैचेस, 12 में से 10 मैचेस हारे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा नजर, वो कहते हैं ना जस्टिफाई है थोड़ी, वो जो फ्रस्ट्रेशन है। एशिया कप, वर्ल्ड कप डिफरेंट फॉर्मेट था, फिर जी। टेस्ट मैच वो डिफरेंट फॉर्मेट था। ठीक है। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान हारता चला आ रहा है, तो अब वो सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सारे जमा हो रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप में इतने मैच हार गए, हम ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट हार गए। आज ही की बात है कि आज ही जितने भी तबसरे आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सब तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कि कंपटीशन तो दिया, पाकिस्तान आखिरी दोनों टेस्ट जीत सकता था अगर वो मोमेंट्स ग्रैब करते। तो ट्राई आउट कर रहे हैं अभी कॉम्बिनेशन। आपके पास 16 मैच है। अगर कोई मुझे ये कहे कि हम ये 16 T20 में से 15 हार जाएंगे लेकिन हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, तो आई विल टेक। बिल्कुल ठीक बात है, वर्ल्ड कप इज अल्टीमेट प्राइज। शायद भी आखिर में आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है कि तीसरे मैच में हमें क्या चेंजेस कर लेनी चाहिए? और खासतौर पर मेरी जाती राय तो ये है, अब मुझे नहीं पता आप और इमरान इससे एग्री करते नहीं करते, कि एटलीस्ट आप आजम इफ्तिखार को तीसरा मैच भी दें, चलें उनको एक और चांस दें और उनको प्रूव करने का मौका दें शायद, अब क्योंकि हमारे पास बैकअप भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से तो इतनी पेशेंस नहीं होगी टीम मैनेजमेंट में भी और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी में भी। उनकी कप्तानी भी दाव पे लग जाएगी कि वो एक तीसरा मैच भी दें। इफ्तिखार को तो शायद मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आजम को मैच मिलेगा, और इसी तरह उसामा मीर को भी मुझे नहीं लग रहा। व्हाई नॉट ट्राई आउट मोहम्मद नवाज, जो पिछले 2 साल पहले यहाँ ट्राई सीरीज हुई थी, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आशमी साहब मौजूद थे। इमरान आपकी क्या राय? चूंकि वाकई मोहम्मद नवाज की T20 फॉर्मेट में उस वक्त कारकर्दगी न्यूजीलैंड में भी अच्छी थी, और फिर उससे पहले जब खेले वो मैचेस को जितवा नहीं सके आखिरी मैच में, लेकिन ऑलराउंड कारकर्दगी। फिर उसामा मीर, अगेन प्रॉब्लम वही है कि 2 से 3 स्पॉट हमारे पास ऐसे हैं जिन पे ना अभी प्रॉब्लम है बल्कि पहले से चलती भी आ रही है और इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, तो फिर ध्यान वापस वहीं जाता है जहाँ पहले कुछ चीज़ें हो रही थी। देखिए इस पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले आजम और जो इफ्तिखार की जो बात हो रही है ना, उसमें अगर आप दोनों में से किसी एक को बिठाते हैं तो आप खिलाएंगे किसको? फिर साहिबजादा फरहान है आपके पास, बिल्कुल, और हसीबुल्लाह है। इमरान फिर मिडिल ऑर्डर में अपने चॉइसेस क्यों नहीं रखी? फिर हमने
आप जो इतने सारे ओपनर सेलेक्ट कर लिए। मुझे नहीं लगता कि आजम खान ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा चले एक और सवाल आपसे। दूसरा, आपके ख्याल में, आप चूंकि डोमेस्टिक कवर भी करते हैं जाके, आपके हमारा स्क्वाड भी सामने आ गया, सिर्फ 2 प्लेयर अगर आप मिडिल ऑर्डर के लेके जाते हैं, वो भी ओवरसीज टूर, जहाँ की फ्लाइटें सिर्फ 14 घंटे की हैं, आप किसी को भिजवा भी नहीं सकते इन केस ऑफ इंजरी भी। मुझे नहीं पता इतना बड़ा रिस्क हमने लिया, पर हमारे पास बैक एंड भी कुछ चॉइसेस हैं या कुछ कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? देखिए ये सिलेक्शन इसलिए मुझे समझ नहीं आई क्योंकि 2 आप मिडिल ऑर्डर लेके जा रहे हैं, जैसे आपने मेंशन किया, उसमें आपके पास शादाब नहीं है, तो आपके ऑलरेडी एक बैट्समैन आपके पास होना चाहिए था कि अगर आजम या इफ्तिखार को बिठाना पड़े तो आपके पास ऑप्शन हो। अभी आपके पास नवाज शादाब दोनों नहीं है, तो आपकी टेल लंबी हो गई। तो इस सूरत हाल में तो आपके पास एक बैट्समैन होना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि अगर नवाज आते हैं उसामा की जगह तो ये थोड़ा सा अच्छा डिसीजन होगा। ठीक है, ये हमारे पास जी शेड्यूल 17 तारीख को जी आपका ये मैच है, और उसके बाद फिर 19 और 21 तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है, जो कि तीसरा इमरान जो मैच है उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, इसकी टाइमिंग वगैरह पर भी। लेकिन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस फिर स्ट्रैटेजी और कुछ और खबरें भी हैं आपको दिखाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान को बुध को तीसरा T20 खेलना है। इमरान, जगह तो चेंज होगी, पाकिस्तान टीम नई जगह पहुंच गई, आपको क्या लगता है कुछ फॉर्चून भी तब्दील होंगे? और न्यूजीलैंड को केन विलियमसन की अब कमी का सामना होगा, उनके बड़े ज़बरदस्त कैप्टन है, टेक्टिकल चेंजेस करते हैं, और कुछ इंजरी प्रोन बड़े अरसे से हैं, हर थोड़े अरसे बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। आपको क्या लगता है उनके ना होने से कितना फ़र्क पड़ेगा? शेड्यूल भी आपके सामने, आप देख सकते हैं जी। बिल्कुल, देखें केन विलियमसन कप्तान तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि T20 टीम में अगर उनकी जगह नहीं भी बनती तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उनके पास अच्छी रिप्लेसमेंट है। बुरा ना हो जाएगी। हाँ, टीम साइफर्ट तो उनकी अच्छी रिप्लेसमेंट है तो हाँ, ये अगर टेस्ट क्रिकेट हो या फिर अगर वनडे क्रिकेट हो तो केन विलियमसन एक बड़ा झटका है, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे रिप्लेसमेंट तैयार किए, उनको भी जाता है क्रेडिट, गैरी स्ट्रीट को भी आता है जो कि उनके कोच हैं, तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा और डेंजर हो जाए, क्योंकि वो टीम साइफर्ट भी जो खेलते हैं वो भी कोई कम नहीं है। हाँ, जो आपने गलतियों की बात की, बिल्कुल तीसरे T20 से आप इतना टारगेट, मतलब बैट्समैन परेशान नहीं होना चाहिए, बैट्समैन का अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए, कम से कम 180 170 का टारगेट हो तो बैट्समैन भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है। देखें कितनी भी अच्छी बैटिंग विकेट हो, कितने भी छोटी बाउंड्रीज हो, जब 200 स्कोर बोर्ड पे लगा होता है तो प्रेशर होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो ये इतने रन्स बॉलिंग लाइन को नहीं खाने चाहिए कि बैट्समैन जो है वो स्टार्टिंग से अंडर प्रेशर हो, स्टार्टिंग से उनको शॉट्स खेलने पड़े। तो मेरा ख्याल है बॉलिंग पे, बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग पे फोकस करना। अच्छा, आपकी रिपोर्ट में भी मेंशन था कि कुछ चेंजेस हो सकती हैं, जमान अभी नहीं खेले हैं, इसी तरह साहबजादा फरहान है, हसीब को भी मौका नहीं मिला, तो आपकी सोर्स क्या कहती है, क्या आपको लग रहा है तब्दीली एक आध हो सकती है मैच में? देखिए बॉलिंग में तो हो सकती है, बैटिंग में मुझे नहीं लग रहा होगी, क्योंकि 4 आपके टॉप जो है वो तो है ही फाइनल। ठीक है, आजम और इफ्तिखार की जगह आप खिलाएंगे किसको, ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना। अब उसामा की जगह नवाज आ सकते हैं, आपकी थोड़ी सी बैटिंग लंबी हो सकती है। ठीक है, और एक फास्ट बॉलर की जगह मेरे ख्याल है अगर जमान खान को मौका मिल गया तो ये एक अच्छा, मे भी नवाज को लाके फिर आप आमिर जमाल की जगह जमान खान को इन आमिर करें। जमाल की जगह शायद जमान आ सकते हैं और उसामा की जगह शायद नवाज आ जाए। ठीक है, बॉलिंग लाइन में तब्दीली ज्यादा एक्सपेक्टेड है, मुझे नहीं लगता इतनी कोई, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ही बहुत कम है। बहरहाल आपको दीगर टॉपिक पे लेके चलते हैं। सिंध प्रीमियर लीग जनाब, उसका आगाज हो रहा है 25 जनवरी से, कराची में ये लीग होगी, इसका पहला सीजन है। गवर्नर हाउस में तकरीब हुई, इस हवाले से इसकी लॉन्चिंग हुई, इसके हवाले से तफसीलात बताएगी, आप रिपोर्ट देखें फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो इमरान, स्टेडियम आपका जब चक्कर लगा है आसपास में, तो सिंध प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाली है, फिर पाकिस्तान सुपर लीग भी, सो लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग और T20 में, और ये इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है सिंध प्रीमियर लीग भी, और फिर जाहिर बात है पाकिस्तान सुपर लीग कि आपके बहुत सारे प्लेयर्स जो शायद अभी आपकी सिचुएशन वैकेंट्स हैं, यानी पोजीशन जो पावर हिटर्स का मसले हैं और दीगर, लड़कों को चांस मिलेगा, खेलते हुए दिखाई देंगे। सो लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप, स्पेशली इन T20। देखिए PSL को हम बोलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का गेटवे है, वहाँ से लड़के जो है वो आते हैं। अब ये PSL का गेटवे बन जाएगा कि यहाँ सिंध प्रीमियर लीग से जो लड़के किया वो PSL की तरफ आएंगे, रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, बिल्कुल PSL की तरफ भी आएंगे। और जो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि PSL में कुछ खिलाड़ी डिजर्विंग होते हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको भी मौका मिलेगा अपनी सलाहियतें दिखाने का। तो ये कश्मीर प्रीमियर लीग में होता हुआ देखा था, वही ऑर्गेनाइजर्स उसको कर रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग को भी। शोएब अख्तर भी जनाब सिंध प्रीमियर लीग का पार्ट बने और उन्होंने एक टीम को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ज्वाइन किया। आप उनकी भी गुफ्तगू देखिए। एक खास ऐलान है, मैं मीरपुर खास टाइगर का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूं, जिनके ऑनर हैं इरफान अहमद खांची साहब। उनको बहुत बहुत मुबारक हो और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। और इस टीम में नए नए लड़के भी हैं जो 1 से 2 दिनों में आपको रिवील करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ रहना, मैं कराची आ रहा हूं मीरपुर खास टाइगर्स के लिए। खास ऐलान, बाय।
क्रिकेट का पार्ट हमारा यही पे इख्तिताम पजीर हुआ। इमरान आपका शुक्रिया, इससे पहले शायद हाशमी साहब मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान सुपर लीग, सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से बहुत सारा कंटेंट इंशाल्लाह आपके पास लेकर आएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफायर का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है, क्योंकि इस ओलंपिक क्वालिफायर पाकिस्तान के बाद लास्ट मौका है अगर हमने ओलंपिक खेलना है। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं और ओलंपिक क्वालिफायर जनाब आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलना है। ओमान के शहर मस्कत में शुरू हो रहा है और पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन इमरान बट हमें इस वक्त लाहौर से ज्वाइन करें। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगेन पाकिस्तान के पास ये बड़ा आखिरी और सुनहरी मौका है कि हम ओलंपिक्स की तरफ जाएं, लेकिन बड़ा टफ जो है वो इस वक्त पूरा का पूरा सिनेरियो है, चूँकि ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी जैसी टीमें मौजूद हैं, इसके अलावा भी बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं। आपको रियलिस्टिकली क्या लग रहा है? फिर दूसरा इमरान भाई, ये जो चेंजेस हमारे घर में हो रही हैं हॉकी के अंदर, कभी कोई सेक्रेटरी, कभी कोई सदर, कभी कोई कोच, कभी कोई सिलेक्टर, ये चीज़ें भी तो हेल्प नहीं करेंगी हमारी टीम को, या आपको लगता है इसके बावजूद चांस है हमारा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहला मैच है अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है अगर आपने एक टूर्नामेंट का अच्छा स्टार्ट लेना है, और वो भी ओलंपिक्स क्वालिफायर। और मैं जहां तक समझता हूँ कि टीमें पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी, और हम जा रहे हैं 1-2 दिन पहले, बल्कि 1 दिन पहले हार्डली हमने जो है वो ओमान गए हम लोग, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो दूसरी टीम्स हैं वो तकरीबन 1 हफ्ते से पहले आ चुकी हुई हैं। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक एटमॉस्फेयर, एक पिच के साथ एडजस्ट होना होता है। और ग्रेट ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ये वो टीमें हैं जो बड़ी प्रोफेशनल टीमें और एक स्ट्रक्चर में हॉकी खेलती हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो पहला मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस मैच में पाकिस्तान अगेन ग्रेट ब्रिटेन आज अच्छी फाइट करता है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट में एक अच्छा रिजल्ट या पहली 3 में आने का चांस है पाकिस्तान का। और अगर आज के मैच में अगर आप उस सेटअप के साथ अपने आप को ट्यून अप नहीं करते, अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो फिर इस इवेंट में पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या टॉप 3 टीमें जाएंगी, याद रखिएगा इस टेस्ट ग्रुप में। इस पूरे सिनेरियो में देखें, जर्मनी, कनाडा, यूक्रेन, चिली, बेल्जियम भी अगेन एक बड़ा नाम है, और इतना बाकी टीमें मौजूद हैं, पाकिस्तान वगैरह भी। तो लेकिन अगर इमरान भी मैं आपसे पूछूं, हमारी जो टीम की कॉम्पोजिशन है, फिर जो रिसेंट सारा क्राइसिस हुआ, ये नहीं हम डिस्कस किए बगैर रह नहीं सकते ना कि ठीक है पहले कौन सही था या कौन गलत है, इसको छोड़िए। जाने से पहले जो सारी ट्रांजिशन हुई PHF के अंदर, और फिर तनाज़ात, फिर एकदम से चेंजेस हुए, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? इस हालात में आपको लगता है कि लड़के उस तरह फोकस रहे होंगे, उनकी वो प्रिपरेशन हुई होगी आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं हमारे निगरान वजीर आज़म, उन्होंने एक स्टेप लिया, एक एडॉक बेसिस के ऊपर जो है वो सदर चेंज किया, और उसके बाद जो है वो चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। मेरे ख्याल से जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान की हॉकी के लिए एक चीज़ को अब सेटल डाउन हो जाना चाहिए। जो भी आपका प्रेसिडेंट है, जो भी सेक्रेटरी है आपका, वो प्रॉपर बैठ के काम करे। बेशक वो डॉग बेसिस पे जितनी देर भी चलना है, फेयर इलेक्शन करवाने हैं, वो एक डिफरेंट ऑफिस वर्क है। और मैं इसमें ये चाहूंगा कि प्लेयरों के इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और प्लेयरों को बड़ा एक सिंपल मैसेज दे देना चाहिए कि आप अपनी गेम के ऊपर रखें। और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि जब ये आपके जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अभी जो नए आए हैं, तो उन्होंने जाके फवाद से मीटिंग की, और जो PSB में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो प्लेयरों को डाइट मिल रही थी, चीजें मिल रही थी, वो सब चीजें चेंज हुई हैं लिटरली, और उसमें काफी फर्क आया है, क्योंकि जो प्लेयर्स का फीडबैक आया है। तो मेरे ख्याल से अगर मतलब तब्दीली सही साबित हुई, आप कह रहे हैं? मेरे ख्याल से जो भी चीज चेंज हुई है वो उसको टाइम देना चाहिए। अगर हम पीछे पास चले जाएं, ब्रिगेडियर सजाद खोखर साहब को बहुत टाइम मिला है इस सेटअप के अंदर, और मेरे ख्याल से जो नया बंदा आया है, जो भी कोई आता है, बेशक वो कोई भी हो, मेरे लिए कोई भी हो, लेकिन जो हॉकी के लिए अच्छा काम करेगा, हॉकी को टाइम देगा, प्लेयर्स के लिए फाइट करेगा, वो ही बेस्ट चॉइस है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए। ठीक है, और टीम को देखते हुए रेहान इमरान आपकी क्या राय है? चूंकि अगर आप देखें तो कुछ खबरें आ रही, जैसे हमारे जो गोलकीपर है वकार, उनकी इवेंट में शिरकत मशकूक है, मुनीब को शायद भेजा जा रहा है या भेजा जा चुका होगा, आप इस मुतालिक भी बताइएगा। और फिर जो आपने रिसेंट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज देखी थी, कौन से एरियाज आपको इमरान नजर आए जिस पर आपको आप समझते हैं काम करने की जरूरत है जब हम जर्मनी जैसी टीम और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैदान में उतरेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके गोलकीपर्स का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर डिफेंस अच्छी होगी, क्योंकि ये टीमें शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर मैचों का डिफरेंस पैदा करती हैं, और अगर आप शॉर्ट कॉर्नर के अगेंस्ट शॉर्ट कॉर्नर डिफेंड अच्छा करेंगे, शॉर्ट कॉर्नर कम से कम देंगे, तो आप मैच को लंबा लेके जाएंगे। हम याद रखें, हम हमेशा मैच वो जीतेंगे जिस मैच को हम लंबा लेके जाएंगे। हमारे लिए फर्स्ट क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में हमेशा फाइट करते हैं, सेकंड क्वार्टर में चले जाएं तो हमारा ग्रेजुअली परफॉर्मेंस बेहतर होती है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अगर आप पहले क्वार्टर में सर्वाइव करेंगे और मैच को लंबा लेके जाएंगे आखिरी क्वार्टर तक, तो पाकिस्तान टीम किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकता है।
ठीक है, और जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस थी इमरान भाई, उसको देखते हुए आपको लगता है किन एरियाज में स्पेशली काम करने की ज़रूरत है, और जिसमें मतलब आपने देखा कि मुझे कुछ कमी नजर आई? देखिए गफार भाई, मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान को जो जूनियर सेटअप मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। अगर आप जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखिए, इन एनी और जो भी रिजल्ट रहा, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन उन बच्चों को जो फैसिलिटीज मिली हैं और वो बच्चों को जो कोचिंग स्टाफ मिला है और जिससे उन्होंने ग्रूम किया है और परफॉर्म किया विदाउट एनी फैसिलिटीज, विदाउट एनी सपोर्ट, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल है। आप उन टीमों के साथ फाइट करें जिनका नीचे से स्ट्रक्चर है, तो मेरे ख्याल से इन बच्चों के ऊपर खास तौर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जूनियर सेटअप को संभालें, इन्वेस्ट करें, मैचेस दें और इनके ऊपर बिलीव करें और आगे आने वाला ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप देखें। ये तो हमारे पास आ गया, अल्लाह करे हम क्वालिफाई कर जाएं तो हमारे लिए एक बूस्टर अप है, लेकिन अगर हमने आगे सर्वाइव करना है तो इन जूनियर प्लेयर्स को लेके हमने आगे चलेंगे, तो मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि पाकिस्तान अगले ओलंपिक्स में भी होगा, अगले वर्ल्ड कप में भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, वो दुआ करते हैं, उम्मीद पाकिस्तान टीम जरूर ओलंपिक्स में जाए, चूंकि ओलंपिक्स में अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे, 3 मरतबा के हम चैंपियंस हैं, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो डेफिनेटली हॉकी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली कशमाला तलत हमारे साथ मौजूद होंगी इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली शूटर कशमाला तलत हमारे साथ मौजूद है। कशमाला, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब आपने हमें साल के शुरू में शो में ज्वाइन किया था, तब आपने एक बड़ी अच्छी रैंकिंग अचीव की थी, तब आपने वादा किया था कि आप जाएंगी और ज़रूर ओलंपिक क्वालिफिकेशन की कोशिश करेंगी। नाउ द मिशन इज़ डन। कितनी खुशी है कि आप ओलंपिक में आपने क्वालिफाई किया है और अच्छी कारकर्दगी दिखाई आपने, और बाकी शूटिंग टीम ने भी, चूँकि GM बशीर हों, इसी तरह आपके जो साथी शूटर थे, सब ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पे दोबारा बुलाने के लिए। और बिल्कुल मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि शायद उसकी बहुत बड़ी करम नवाजी हुई है मुझ पे कि जो मैंने मतलब कहा था, जो चीज़ मैंने अपने लिए गोल बनाया था, वो उसकी तरफ से मुझे उसकी मर्ज़ी के से मुझे मिल गया है। और इंतहाई खुशी की बात है। मुझे लगता है कि शायद वो पाकिस्तान के लिए एक चीज़ अचीव करना, अपनी नेशन के लिए अचीव करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है कशमाला, ज़रूर बताइएगा भी जो आप लोगों ने मेडल्स जीते, और इसी तरह आपके जो पार्टनर थे गुलफाम, इसी तरह इससे पहले GM बशीर ने क्वालिफाई किया, तो बहुत अच्छी खबर है कि हमें कम से कम एक खेल में हमने क्वालिफाई किया, हमें कोई वाइल्ड कार्ड या हमें कोई कोटा या इस तरह की चीज़ नहीं मिली। तो इसकी कितनी खुशी है कि परफॉर्मेंस दिखाकर आप जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब रही, और अब आप पेरिस ओलंपिक के लिए कितनी मेहनत करने वाली हैं, और आप इसके तरह आने वाले कोई इवेंट जिसमें आप तैयारी करेंगी इसकी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ओलंपिक कोटा दिया है और बिल्कुल यही एम था। जैसी IOC स्कॉलरशिप मिली थी या इंटरनेशनल इवेंट्स मिल रहे थे, तो यही कोशिश थी कि इस दफ़ा हम वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ना जाएं। हम जितने भी कोटा विन कर सकते हैं उतने विन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे कोचेज़ ने उस चीज़ पे काम किया है। सकैसर ने, कोच व्लादिमीर ने, फिर NRAP की तरफ से जो कोच असाइन हुए कोच गनाडी, उनके साथ भी काम किया। और मुझे लगता है डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने मुझे इस लेवल तक तैयार किया। आपने ओलंपिक की क्वालिफिकेशन से पहले वादा किया था कि आप जरूर इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगी। अब ओलंपिक्स में आप जा रही हैं, तो अब इंशाल्लाह आपका क्या टारगेट है? बिल्कुल ट्रेनिंग कैंप्स स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा पहले से ही एम था कि ओलंपिक्स का साल जैसे ही शुरू होगा तो फुल फोकस ओलंपिक्स पे रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कोटा भी दे दिया है। और उसके साथ साथ अब ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे और होपफुली के उससे रिजल्ट्स में काफ़ी बेहतरी। बहुत बहुत शुक्रिया कशमाला तलत हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस साल 2023 में भी इन्होंने हमारे लिए जो है वो एशिया मेडल जीता था और अब क्वालिफाई किया ओलंपिक में। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।